हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने यूपीएससी ईपीएफओ के जो स्पेशली 3 अलग टॉपिक हैं, जैसे कि पहला अकाउंटेंसी का है टॉपिक है, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और तीसरा सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। इन तीनों टॉपिक्स को हमने ब्रॉडली कवर किया है अपने पिछले लेक्चर्स में, और साथ ही इन तीनों टॉपिक्स की एक मर्ज वीडियो हमने अपने लेक्चर पर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसे आप एक ही बार में जिससे सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकें। आज से हम अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अवेलेबल कराने जा रहे हैं। आज के हमारे मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, जो कि जीएस से रिलेटेड होंगे, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके आने वाले सभी यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए बराबर तौर पर बेनिफिशियल रहेंगे। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है इसको यूपीएससी फॉर्मेट में क्वेश्चन सेट करने की, लेकिन अगर कोई फिर भी ये कहता है कि हम यूपीएससी की ही इक्विवेलेंट क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, तो शायद ये अपने आप में एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि यूपीएससी का एक अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर भी हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। क्वेश्चन इस तरह से सेट किए गए हैं जिससे जैसा आपको यूपीएससी का ही स्टैंडर्ड का फील आएगा। आज हमने सिर्फ जीएस के ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर कल से हम इसमें पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसमें हमारे इंग्लिश का सेक्शन भी रहेगा और जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथ्स भी अवेलेबल रहेगी। क्योंकि पिछले 2 एग्जाम्स जो यूपीएससी ईपीएफओ के अब तक यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं 2014 में और 2017 में, उसमें 2014 का जो एग्ज़ाम था वो एपीएफसी की पोस्ट के लिए था, जो कि ईओ की, जो कि जिस पोस्ट के लिए आप अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ईओ की पोस्ट इससे एक रैंक ऊपर का एग्ज़ाम है। इसका अगला प्रमोशन एपीएफसी के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इस एग्ज़ाम में मैथ का पोर्शन लगभग 35 के क्वेश्चंस के अराउंड था। मैथ और रीजनिंग मिलाकर 35 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे गए थे, और 2017 में मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम एवरेज 20 क्वेश्चन ही कंसिडर कर लें तो 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं और लगभग 20 क्वेश्चन ही इंग्लिश सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो टोटल इस तरह 40 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 2 सेक्शंस के होते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जिसमें से 80 क्वेश्चंस बाकी आपकी जनरल स्टडीज़, स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इन सारे सेक्शन से पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी, इन 3 टॉपिक को ऐड नहीं किया है, लेकिन अगले लेक्चर्स कल से हम इन तीनों टॉपिक को भी ऐड करके क्वेश्चंस आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएंगे। तो हो सकता है कि हम इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, इन तीनों के सेक्शन अवेलेबल ना कराएं और आपको टोटल 80 क्वेश्चंस के ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएं, क्योंकि अगर इसको भी हम ऐड करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं या अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम पूरा ही फुल लेंथ 120 क्वेश्चन का टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज के मॉक टेस्ट में हमने कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी ऐड किए हैं, लेकिन आगे से हम करंट अफेयर्स के सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस ऐड ना करके सिर्फ आपको स्टैटिक पार्ट के ही क्वेश्चंस अवेलेबल मॉक टेस्ट कराएं। लेकिन अगर करंट अफेयर्स भी आप चाहते हैं ऐड करके क्वेश्चंस सेट प्रोवाइड करवाना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स के सेक्शंस के साथ ही सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे, और ये सारे टेस्ट बाइलिंगुअल रहेंगे। सारे मॉक टेस्ट आपको बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के स्थानीय प्रशासन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई इक्ता होती थी। स्टेटमेंट 2, इक्ता धारकों को बली कहते थे। स्टेटमेंट 3, प्रशासनिक इकाइयों में सबसे नीचे शिख होते थे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत पीरियड। स्टेटमेंट 1, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इक्ता। स्टेटमेंट 2, इक्ता होल्डर्स वर कॉल्ड वली। स्टेटमेंट 3, शिख्स वर एट द बॉटम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई इक्ता होती थी। इक्ता धारकों को बली कहते थे, लेकिन प्रशासनिक इकाइयों में इक्ता के नीचे शिख होते थे और उनसे नीचे परगने होते थे। स्टेटमेंट 3 में बताया गया है कि सबसे नीचे की इकाई शिख होती थी, लेकिन शिख से नीचे भी एक और कैटेगरी होती थी जिसे परगना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1,
इब्ने बतूता 13वीं सदी में भारत आया। स्टेटमेंट 2, इब्ने बतूता 20 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इब्ने बतूता केम टू इंडिया इन द 13th सेंचुरी। स्टेटमेंट 2, इब्ने बतूता लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फॉर 20 ईयर्स। इस ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। इब्ने बतूता 14वीं सदी में भारत आया था, पर स्टेटमेंट में बताया गया है 13वीं सदी, जबकि वो 14वीं सदी में 14th सेंचुरी में भारत आया। इब्ने बतूता 8 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा, और स्टेटमेंट में क्या बताया गया क्वेश्चन में 20 वर्षों तक। हमने जितने भी अब यहाँ आपको क्वेश्चन अवेलेबल कराए जा रहे हैं ये सारे ही ऑथेंटिक बुक से, जैसे कि एनसीईआरटी से अवेलेबल कराया जा रहा है। जो ज्योग्राफी के लिए महेश बणवाल हमने यूज़ किए, और स्पेशली एनसीईआरटी तो हर टॉपिक के लिए हमने यूज़ किए। महेश बणवाल और आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, इन सारे हिस्ट्री के लिए हमने आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इन सभी को हमने मर्ज करके यूज़ किया है। तो आपको किसी भी तरह का सोर्स पे किसी भी तरह का डाउट नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने सारे ही ऑथेंटिक बुक्स को रेफर किया है, जो कि आप अक्सर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम्पी के बारे में निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, इसे सुलु वंश के कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। स्टेटमेंट 2, ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। स्टेटमेंट 3, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हम्पी फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, इट वॉज बिल्ड बाई कृष्णदेव राय ऑफ द सुलु डायनेस्टी। स्टेटमेंट 2, इट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। स्टेटमेंट 3, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। इसे तुलु वंश के कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? तुलु वंश, और स्टेटमेंट में दिया गया है सुलु वंश, जबकि वो तुलु डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ये विश्व विरासत सूची में शामिल है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस मुगल बादशाह की कब्र का पता लगाने के लिए समिति गठित की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू लोकेट द टॉम्ब ऑफ विच मुगल एम्परर। ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी आलमगीर प्रथम, और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दारा शिकोह, ऑप्शन बी सॉरी दारा शिकोह। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे शिकोह। अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद ये इनको मार दिया गया था, औरंगजेब द्वारा इनका हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। डच फैक्ट्री है एक साइड, दूसरी साइड स्थापना वर्ष दिया गया है कि निम्नलिखित डच फैक्ट्रियों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार हमें मैच करना है। मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी, दूसरी पुलिकट 1610, सूरत 1616 और कोचीन 1663। आई होप आपने आंसर कमेंट कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो ये सारी ही डच फैक्ट्री अकॉर्डिंगली सेट की गई हैं। मसूलीपट्टनम 1 2 3 4 मसूलीपट्टनम को 1605 में स्थापित किया गया था, पुलिकट फैक्ट्री को 1610 ईस्वी में, सूरत फैक्ट्री को 1616 ईस्वी में, और कोचीन फैक्ट्री को 1663 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्परर? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। कैप्टन विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको लग रहा हो कि हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आगे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तराधिकारी राज्य और शासक। एक साइड उत्तराधिकारी जो राज्य हैं वो दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनके शासक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है हैदराबाद, ये निज़ामुल मुल्क के पर इसका शासन था। दूसरा है बंगाल, इस पर मुर्शिद कुली खां का शासन था। तीसरा है अवध, इस पर सादत खां सादत खां नहीं, ये सआदत खां है इनका सही नाम, सआदत खां। बुरहानुल मुल्क इनका शासन था, सआदत खां। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आई होप आपने आंसर कमेंट अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जहां पर
ऑल द स्टेटमेंट सही है, ऑल द अबव सही है, वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चंस का हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अपने आप में ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही एक्सप्लेनेशन होता है। अगर वो सारी स्टेटमेंट ठीक होते हैं तो अपने आप में ही एक एक्सप्लेनेशन बन जाता है, तो इसलिए हमने वहाँ ऐसे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, बालाजी विश्वनाथ 1740 में पेशवा बना। स्टेटमेंट 2, बालाजी विश्वनाथ को ही नाना साहब के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, और इसमें स्टेटमेंट में दिया है बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ, जबकि सही आंसर है बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, और बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने और 1761 तक इन्होंने शासन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से सही कथन चुनिए। चेर विद्रोह का केंद्र बंगाल था, यानी कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बंगाल वाज द सेंटर ऑफ चेरा रिवोल्ट। स्टेटमेंट 2, चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया था। द चेरा रिवोल्ट वाज लेड बाई ए लैंडलॉर्ड नेम्ड भूषण सिंह। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। चेर विद्रोह बिहार के पलामू जिले में शुरू हुआ था, और स्टेटमेंट में आपको क्या बताया गया है, इसको मैं बंगाल बताया गया है। लेकिन एक आप चीज़ नोटिस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी विद्रोह दिए हैं लगभग 70 to 80% विद्रोह का केंद्र जो था, केंद्र बिंदु बंगाल ही था। ज़्यादातर विद्रोह बंगाल में ही हुए हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि बंगाल उस टाइम पर बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा और झारखंड और बिहार का भी, आज के डेट के बिहार का भी कुछ हिस्सा इंक्लूड था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, सत्य प्रकाश की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा की गई थी। सत्य प्रकाश वॉज फाउंडेड बाय विष्णु शास्त्री पंडित। स्टेटमेंट 2, सत्य प्रकाश की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। सत्य प्रकाश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। सत्य प्रकाश विधवा पुनर्विवाह से संबंधित संस्था थी। स्टेटमेंट 3, सत्य प्रकाश वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू विडो रीमैरिज। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 3। सत्य प्रकाश की स्थापना करसोमदास मूल जी द्वारा की गई थी, जबकि स्टेटमेंट में बताया गया है कि विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि गलत है। इसका स्थापना करसोमदास मूल जी द्वारा की गई थी, और सत्य प्रकाश की स्थापना गुजरात में की गई थी, जबकि स्टेटमेंट में है महाराष्ट्र में की गई थी। और ये तीसरा स्टेटमेंट सही है कि इसको विधवा पुनर्विवाह से संबंधित ये संस्था थी, विडो रीमैरिज से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूशन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के उत्तर में स्थित मैदानी भागों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया। पहला है स्टेटमेंट 1, इसका निर्माण इयोसीन युग में हुआ है। इट इज बिल्ड इन इयोसीन एरा। स्टेटमेंट 2, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में पुराना जलोढ़ बांगर तथा नया जलोढ़ खादर कहलाता है। इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया द ओल्ड एलोवियल इज कॉल्ड बांगर एंड द न्यू एलोवियल आर कॉल्ड खादर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सीरीज और रेंजेस सीरीज, माउंटेन सीरीज इन ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पीर पंजाल, लद्दाख, शिवालिक, महाभारत, धौलाधर। तो आपको इसको साउथ से नॉर्थ की में अरेंज करना है, साउथ से नॉर्थ में अरेंज करना है, यानी कि पहले साउथ, फिर उसके बाद उसके नॉर्दर्न, फिर उसके नॉर्दर्न, फिर उसके नॉर्दर्न। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले होगा शिवालिक, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में है। सॉरी, यहाँ पर गलती से उत्तरी लिख दिया गया है। ये सबसे दक्षिणी श्रृंखला है और ये सबसे लद्दाख जो है सबसे उत्तरी श्रृंखला है। इसी तरह ये सदर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट, और ये नॉर्दर्न मोस्ट, ये नॉर्दर्न मोस्ट श्रृंखला है। तो उसके बाद शिवालिक आपने देखा होगा कि ये थोड़ा
रफ एक डायग्राम है, इस पर प्लीज़ हंसिए मत। तो ये रफ डायग्राम है। तो ये एक लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख, जास्कर, फिर है आपकी यहाँ पर कैलाश, फिर यहाँ काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये कैलाश, फिर पीर पंजाल, फिर महाभारत, फिर धौलाधर और लास्ट में आपकी शिवालिक। ये आपका सीक्वेंस है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये कैलाश है जो कि तिब्बत में है, कैलाश, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और शिवालिक। तो सबसे दक्षिणी आपकी जो सीरीज़ है माउंटेन सीरीज वो शिवालिक है, उसके ऊपर महाभारत, फिर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी पीर पंजाल, फिर आपकी लद्दाख, शिवालिक, महाभारत, धौलाधर, पीर पंजाल, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दून या द्वार नामक लंबवत घाटियां किन दो श्रेणियों के बीच पाई जाती हैं? परपेंडिकुलर वैलीज कॉल्ड दून और द्वार आर फाउंड बिटवीन विच टू माउंटेन सीरीज, सॉरी ये कैटेगरी हो गया गलती से। वृहद या तथा मध्य हिमालय, ग्रेट एंड सेंट्रल हिमालयास, मध्य तथा शिवालिक हिमालय, सेंट्रल एंड शिवालिक हिमालयास। ऑप्शन सी वृहद तथा शिवालिक हिमालय, ग्रेट एंड शिवालिक हिमालयास, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य तथा शिवालिक हिमालय। अगर एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये एलिमिनेशन मेथड से होने वाले सबसे इजी सवालों में से एक है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप दून नाम पढ़ रहे हैं दून या द्वार, जैसे हरिद्वार, अगर जैसे ही आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। दून यानी कि देहरादून और द्वार मतलब हरिद्वार। तो जैसे ही आपकी जहन में ये चीज़ आ जाएगी, माइंड में ये चीज़ क्लिक कर जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा दून और हरिद्वार कहाँ पर है। देहरादून और हरिद्वार दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। जब उत्तराखंड की यहाँ बात हो रही है तो उत्तराखंड ना तो आपके नेपाल हिमालय का पार्ट है और ना ही ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। जब ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेपाल हिमालय का पार्ट नहीं है तो नेपाल हिमालय भी ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी जोग्राफर हैं उन्होंने नेपाल हिमालय को उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल हिमालय से पृथक शो किया है और अलग दिखाया गया है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन आपके पास बचा रह जाता है, सेंट्रल एंड शिवालिक हिमालय। सही आंसर था सेंट्रल एंड शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए धौलागिरी, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी मकालू, ऑप्शन डी कंचनजंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा। अब आपको बाकी ऑप्शन देखने हैं। इसका मॉक टेस्ट के दो फायदे होते हैं। एक तो आप जो क्वेश्चंस के ऑप्शन देख रहे हैं, अब आपको ये आपका काम है कि आप ये तीनों बाकी श्रेणियां देखें। ये तीनों पर्वत चोटियां किस स्टेट में है या किस कंट्री में है, और अगर इंडिया में है तो वो किस स्टेट में स्थित हैं, और इंडिया के बाहर है तो किस देश में स्थित हैं। और साथ में कंचनजंगा को भी आपको देखना है कि किस स्टेट में है, अगर इंडिया में है तो किस स्टेट में है, और इंडिया के बाहर है तो किस कंट्री में स्थित है। और दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है कि आप रिवीजन करते में कुछ आपके टॉपिक या कुछ एरियाज आपके छूट जाएं, या आपका माइंड वहाँ पर उतना ब्रॉडली नहीं सोच सके, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक जहन में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये एरिया मेरा छूट चुका है, इसको भी एक बार रिवाइज करना है। तो इस तरह आपको मॉक टेस्ट में बहुत से ऐसी एरिया से क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपने रिवीजन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा, तो इस तरह वो एरिया भी रिवाइज हो जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट करने से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हिमनद अवस्थिति, ये ग्लेशियर दिए हुए हैं और इनका लोकेशन दिया हुआ है। ऑप्शन है सियाचिन काराकोरम श्रेणी में, दूसरा है बाल्टोरो काराकोरम श्रेणी, तीसरा है हिस्पार हिमाचल प्रदेश, और चौथा है बियाफो काराकोरम श्रेणी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिस्पार हिमाचल प्रदेश, जबकि हिस्पार हिमनद जम्मू कश्मीर राज्य की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिस्पार जो है ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, कनाडा की फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, द हाईएस्ट टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बे ऑफ फंडी ऑफ कनाडा। स्टेटमेंट 2, भारत के सर्वाधिक ऊंचे ज्वार महाराष्ट्र के ओखा तट पर आते हैं। इंडियाज हाईएस्ट टाइड्स कम ऑन द ओखा कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। भारत के सर्वाधिक ऊंचे ज्वार गुजरात के ओखा तट पर आते हैं, वहां महाराष्ट्र दिया हुआ था, जबकि ओखा कोस्ट जो है महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात में स्थित है। और बाकी पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि फंडी की खाड़ी में, कर्नाटक की फंडी की जो खाड़ी है, बे ऑफ फंडी, उसमें सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, विषुवत रेखा इंडोनेशिया तथा कंबोडिया दोनों देशों से गुजरती है। द इक्वेटर पासिस थ्रू बोथ इंडोनेशिया एंड कंबोडिया। स्टेटमेंट 2, स्थल पर विषुवत रेखा कुल 19 देशों से गुजरती है। द इक्वेटोरियल लाइन एट द साइड पासिस थ्रू ए टोटल ऑफ 19 कंट्रीज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। विषुवत रेखा कंबोडिया से नहीं गुजरती है। वहाँ कंबोडिया इंडोनेशिया दोनों दे रखे थे, इंडोनेशिया से तो विषुवत रेखा गुजरती है लेकिन कंबोडिया से नहीं गुजरती है। और साथ ही ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, ना कि 19 देशों से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? ऑप्शन ए मोहरोविक असंबद्धता, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है रेपिटी असंबद्धता, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तीसरा है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। चौथा है डी, ऑप्शन डी है लेहमैन असंबद्धता। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेहमैन असंबद्धता। यहाँ सबकी डेंसिटी दी हुई है। मोहरोविक असंबद्धता 3.3, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी 4.3, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी 5.5 से 10 और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी 12.3 से 13.3। अब आपका काम ये है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इन चारों डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में कमेंट कीजिए कि ये कौन सी प्लेट्स के बीच में ये कंटिन्यूटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 19, पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, इसके अनुसार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिट्स इंडिया एक्ट। Accordingly, the company's political and commercial functions were separated. Statement 2, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। The board of control was established by this act. ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था और इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पिट्स इंडिया एक्ट को किस ईयर में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। इट वेरीफाइड द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन द मई 1949। इसने 24 जनवरी 1948 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1948। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसने 24 जनवरी 1948 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, जबकि इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1940 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान की विशेषताएं और स्रोत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक साइड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, दूसरा उसके सोर्स दिए हुए हैं कि कौन सा फीचर्स किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है या लिया गया है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसे जर्मनी से लिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी, राज्यपालों की नियुक्ति, इसे कनाडा से के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी, समवर्ती सूची, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी, संविधान संशोधन, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जर्मनी से, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स कनाडा से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसे जर्मनी से ना लेकर यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अनुच्छेद 23 कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 24 बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि हमने दोनों ही स्टेटमेंट को शफल कर दिया है। आर्टिकल 23 जो कहता है वो हमने आर्टिकल 24 में उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और आर्टिकल 24 में आर्टिकल 23 का प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ है। जबकि अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है और जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी से रिलेटेड आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक पूरे टिप पर होने चाहिए, और स्पेशली आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये तो आपकी बिल्कुल टिप पर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से किस निदेशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नहीं जोड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैज़ नॉट बीन एडेड अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, समान न्याय को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इक्वल जस्टिस। ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, सेपरेटिंग द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि जो आपके इंटेलिजेंट गैस पर आधारित होते हैं। अगर आपने डीपली एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। ये स्टेटमेंट अकेला स्टेटमेंट था जो कि संविधान के निर्माण के समय ही इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें आप देखें सेपरेटिंग द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर ही यही है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से अलग पावर में रखा जाए, और यही जाहिर सी बात है कि इसको सेकंड किसी अमेंडमेंट के थ्रू तो नहीं जोड़ा जाएगा, इसको मूल संविधान में ही जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी याचिका न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेटिशंस इज इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल्स? उत्प्रेक्षण, सर्टियोररी, परमादेश, मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। मैंडेमस इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड, इट इज़ कंट्रोल्ड विच इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटीज़। ये एक तरह का नियंत्रण होता है जो कि सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत समय का मापन किया जाता है? अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डन? ट्राइबोलॉजी, हॉरोलॉजी, विकृति विज्ञान, रियोलॉजी और धातु रचना विज्ञान या मेटेलोग्राफी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन बी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, कन्वर्टिंग साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार जनित होती है?
हाउ एनर्जी इज जनरेटेड इन द सन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन परमाणुओं के विखंडन द्वारा बाई फिजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑप्शन बी हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा बाई फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑप्शन सी हीलियम परमाणुओं के संलयन द्वारा बाई फ्यूजन ऑफ हीलियम एटम्स। ऑप्शन डी हीलियम परमाणुओं के विखंडन द्वारा फ्यूजन ऑफ हीलियम एटम्स। सही आंसर है ऑप्शन बी परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा बाई फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जैव गैस का मुख्य घटक निम्न में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन में बायोगैस में 75% जो शेयर होता है वो मीथेन का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तंतु प्रकाशिकी ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी आपतन कोण इंसिडेंस एंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा जो ऑप्टिकल फाइबर्स समुद्र में बिछाए जाते हैं नेट के लिए, इंटरनेट के लिए, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस तत्व में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी चांदी सिल्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्सेनिक। जिन तत्वों में धातु तथा उपधातु दोनों के गुण होते हैं, अधातु दोनों के गुण होते हैं, धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। द एलिमेंट्स इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल ऑन एंड नॉन मेटल आर फाउंड कॉल्ड सब मेटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में चर्चा में रहा मानव अफ्रीकी ट्री पेनोसोमियासिस के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। स्टेटमेंट 1, ये परजीवी द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। स्टेटमेंट 2, ये अफ्रीका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता है। दिस इज एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में टोगो मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। और ये ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस ये एक स्लीपिंग सिकनेस है जो टिड्स और मक्खियों द्वारा, मक्खी परजीवी पैरासाइट्स द्वारा ट्रांसमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में चर्चा में रहे चन्नपटना खिलौने किस राज्य से संबंधित हैं? रिसेंटली द चन्नपटना टॉयज विच वर रिसेंटली न्यूज आर रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। चन्नपटना खिलौने लकड़ी के खिलौनों का एक विशेष रूप है जो कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नपटना शहर में निर्मित होते हैं। ये पारंपरिक शिल्प राज्य सरकार द्वारा प्रशासित विश्व व्यापार संगठन के तहत एक भौगोलिक संकेतक के रूप में संरक्षित है, यानी कि इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पूर्व एशिया सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईस्ट एशिया समिट। स्टेटमेंट 1, हाल ही में इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया। रिसेंटली इट्स 8th एडिशन वाज हेल्ड। स्टेटमेंट 2, इसका पहला सम्मेलन 2005 में थाईलैंड में आयोजित किया गया। इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 2005 इन थाईलैंड। स्टेटमेंट 3, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर इट्स मेंबर नेशंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक सितंबर 2020 में आयोजित की गई। ये वर्चुअल बैठक थी, ये वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की गई थी।
पहला शिखर सम्मेलन इसका 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, थाईलैंड, जो कि गलत स्टेटमेंट था। तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत था। ये मलेशिया के कुआलालंपुर में पहला इसका आयोजन किया गया था और इसमें आसियान के 10 मेंबर और प्लस 8 एक्स्ट्रा नेशंस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 8 इसमें पार्टनर कंट्रीज हैं, सदस्य राष्ट्र हैं। आसियान के 10 देशों के अलावा ये 8 अलग से राष्ट्र हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। CSIR CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, जो CSIR CMER दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित है। इस वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.8 किलोवाट पावर से ऊपर है। सोलर वृक्ष में वार्षिक 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 35। इंद्र अभ्यास के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स इंद्र एक्सरसाइज इंद्र। स्टेटमेंट 1, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है, यानी कि इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। 2020 में इसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया था। इट वॉज हेल्ड इन अंडमान सी इन 2020। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। इंद्र अभ्यास 2020 अंडमान सागर में मलक्का स्ट्रेट के करीब आयोजित किया गया था। यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त त्रिसेवाभ्यासी ट्राई सर्विसेज है। इस अभ्यास की श्रृंखला 2003 में शुरू हुई और 2017 में पहला संयुक्त त्रिसेवाभ्यास आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वैश्विक नवाचार सूचकांक के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। स्टेटमेंट 1, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इट इज़ इशूड या इट इज़ लॉन्च बाय द वर्ल्ड बैंक। स्टेटमेंट 2, भारत का विश्व नवाचार सूचकांक 2020 में 51वां स्थान है। इंडियाज वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स इज रैंक 51 इन 2020। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। ये सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड का इसमें पहला स्थान है, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स का स्थान है। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है और इसका अब स्थान कौन सा है? 48वां। 2020 के इंडेक्स में इसका 48वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? मिशन कर्मयोगी विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए कृषि सेवा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सिविल सेवा या ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिविल सेवा। ये नेशन वाइड प्रोग्राम है टू ले द फाउंडेशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी कि क्षमता निर्माण, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, सो दैट दे रिमेन एंट्रेंड इन इंडियन कल्चर while they learn the best practices across the world। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस प्रकार के वनों का विश्व में सबसे अधिक विस्तार है? Which of the following types of forest has the highest expansion in the world? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या ऑप्शन डी शंकुधारी वन या टैगा वन, कॉनिफोरस फॉरेस्ट और टैगा फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शंकुधारी वन या टैगा वन। इन वनों का विस्तार विश्व में सारे वनों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता और उत्पादकता विश्व के सभी वनों में सबसे कम है, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी सबसे सारे वनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वेल्ड घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन उन्मूलन का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन? शहरीकरण, स्थानांतरित कृषि, अर्बनाइजेशन, ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
चौथा है वन अग्नि, फॉरेस्ट फायर। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आंसर, ये सारे ही वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल से हम पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें इंग्लिश, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 3 सेक्शन, मैथ्स यानी कि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सेगमेंट नहीं रहेंगे। हम टोटल 80 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।